हेलो एंड वेलकम टू टीचिंग परीक्षा। स्वागत है आप सभी का टीचिंग परीक्षा में। चलिए सफर करते हैं शुरू आज के करंट अफेयर्स का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरुआत में कर लेते हैं कल के जो हमने टॉपिक पढ़े थे उन सभी का रिवीजन में हम देखते हैं क्या क्या टॉपिक हमारे पास है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भारत के प्रमुख नौकरी भर्ती संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ओके, और वो संगठन था अपना एलन मस्क की कंपनी नई दिल्ली को एलन मस्क की कंपनी नई दिल्ली की एरो सिटी और मुंबई के बांद्रा कुर्ला बीकेसी कॉम्प्लेक्स में क्या करने वाली है, शोरूम खोलने जाने वाली है। मनु भाकर एक नाम कल हमने पढ़ा था। मनु भाकर को वैश्विक सार्वजनिक वोट के बाद बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। ये कल की रिवीजन वाली बात है। अवनी लेखरा, ये भी एक नाम हमने कल देखा था। बीबीसी की पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर से उनको सम्मानित किया गया था। बीबीसी की इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड 18 वर्षीय तीरंदाज किसको मिला है, शीतला देवी को दिया गया था। याद रखिए रिवीजन है ये कल का, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। मिताली राज को, ये नाम याद रहे, मिताली राज को बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 हर साल 20 फरवरी, कब विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। पहला सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद कहाँ आयोजित होगा, भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। यस, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। एन चंद्रशेखरन टाटा समूह के ये चेयरमैन है। इनको क्या हुआ है, इनको यूनाइटेड किंगडम द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे सर्वोत्कृष्ट आदेश सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया। ये रिवीजन चल रहा है, क्या है ये रिवीजन कल का। आईआईटी गुवाहाटी ने कंडक्टिव टेक्सटाइल का इजाद किया है, ये हमने कल देखा था। क्या चीज, किस चीज, कंडक्टिव टेक्सटाइल का इजाद किया है जो बिजली और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तित कर सकता है। चीन ने अंतरिक्ष में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का सफल प्रदर्शन किया है, ये चीन की बात हो गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने अपनी एचजेटी जेट ट्रेनर का नया नाम क्या रखा है, यशस नाम रखने वाला क्या है, यशस। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा, थैंक यू। उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें दो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। आईआईटी कानपुर, बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 2। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने नेवडेक्स 2025 में फास्ट पेट्रोल वेसल और ऑफशोर पेट्रोल वेसल इन दोनों का प्रदर्शन किया। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज थी हमारे लिए कल। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आरआईएल ने एप्पल, नाइकी और डिज्नी जैसी कंपनियों को पछाड़कर कितवा दूसरा स्थान प्राप्त किया था। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और केरल सरकार ने 22 फरवरी 25 से एन प्राउड, कौन सा, एन प्राउड, ये क्या है, अप्रयुक्त दवाओं को, मतलब जो एक्सपायर हो चुकी है, जो यूज नहीं, उन दवाओं को हटाने के लिए पहल का वाला कार्यक्रम शुरू कर दिया था। ये कार्यक्रम का नाम था एन प्राउड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, मदर टंग, व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड। और इसका जवाब है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सी फरवरी, 21 फरवरी। यह दिवस भाषाई विविधता और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने और दुनिया में लुप्तप्राय भाषाओं की रक्षा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस हर साल 21 फरवरी। इसकी थीम देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह 25वीं वर्षगांठ का उत्सव है। ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का जो दिवस शुरू हुआ था उसका रजत जयंती समारोह, मतलब 25वीं वर्षगांठ। कितनी, 25वीं वर्षगांठ। ओके, भाषाई विविधता और मातृभाषाओं को संरक्षित करने पर जोर है। शिक्षा और शांति के लिए भाषा का संरक्षण का महत्व करना है। और अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 भाषाई विविधता, बहुभाषावाद और सांस्कृतिक संरक्षण के महत्व को उजागर करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। और इसे शिक्षा, सामाजिक समावेशन और सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा में एक नए संकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए। तो अंतरराष्ट्रीय भाषा, यस साहिदा खातून जी, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत महोत्सव 25वीं वर्षगांठ। ओके, चलते हैं। स्पोर्ट्स स्टार, याद रखें, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष श्रेणी में 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर हॉकी के खिलाड़ी पीआर श्रीजेश को स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार मिला है पुरुष श्रेणी में। उन्होंने 2025 में उन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत की कांस्य पदक की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।
Okay, PR Srijesh won the Sports Star of the Year मेल 2025 अवार्ड। ओलंपिक गेम्स में इनका क्या था, बहुत ज्यादा, यस इनका बहुत ज्यादा योगदान था। आगे बढ़ते हैं, मनु भाकर दूसरा, कल भी इनका नाम आया था, आज भी इनका नाम आया है, लेकिन आज स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए आया है महिला श्रेणी में। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर ये एक, और स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार, ये दोनों पुरस्कार मनु भाकर को मिले हैं जो निशानेबाजी की खिलाड़ी है। 2024 के 2024 के पेरिस ओलंपिक में इन्होंने क्या कहा था, क्या किया था, 2 पदक जीते थे। दूसरा है स्वप्निल कुसारे, ओके, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार। देखिए इन्होंने कौन सा, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार देख लीजिए, ये स्पोर्ट क्या है पीआर सीरीज को, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर है, थोड़ा सा फर्क है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, ये दोनों पुरस्कार मनु भाकर को है, और स्वप्निल कुसरे को स्पोर्ट्समैन, या थोड़ा सा फर्क याद रखना है, स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर, ये 2 पुरस्कार, ये वाला पुरस्कार जीते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में इन्होंने भी कौन सा, कांस्य पदक जीता था। या थैंक यू। चलिए पीडीएफ आपको टीचिंग परीक्षा के ऐप पर मिलने वाला है, डोंट वरी। टीम पुरस्कार विजेता, अब ये तो हो गए सिंगल वाले पुरस्कार। टीम के तौर पर किसको पुरस्कार मिला है, भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमें, कौन सी टीमें, शतरंज की टीमें, भारतीय पुरुष और महिला दोनों की शतरंज टीमों को नेशनल टीम ऑफ द ईयर, कौन सा, नेशनल टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। 45वें शतरंज ओलंपियाड में इन्होंने क्या किया था, स्वर्ण पदक हासिल किया था शतरंज ओलंपियाड में। इसके साथ ही मुंबई की क्रिकेट टीम 2023-24 में रणजी ट्रॉफी की चैंपियन बनी थी, उन्हें टीम का पुरस्कार मिला है, कौन सा, क्लब स्टेट टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार। कौन सा, याद रखिए पुरस्कार का नाम है क्लब या फिर स्टेट टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार। वेरी नाइस, याद रखिए। पुरस्कार एमसी अध्यक्ष अजिंक्य नाइक और धवल कुलकर्णी ने प्रदान प्राप्त किया था। याद रहे, टीम के तौर पर शतरंज टीम है, और मुंबई की टीम जो रणजी ट्रॉफी विजेता रही थी। इस साल का रणजी ट्रॉफी का फाइनल अभी हुआ नहीं है, सेमीफाइनल में विदर्भ की टीम पहुंच चुकी है। गूगल ने, ये इंपॉर्टेंट है, गूगल ने भारत में सबसे बड़े कैंपस, देखिए सबसे बड़ा कैंपस भारत का, सबसे बड़े कैंपस का नाम क्या रखा है गूगल ने, उसने भारत के सबसे बड़े कैंपस का नाम रखा है अनंत। याद रहे, गूगल ने अपने सबसे बड़े कैंपस का नाम अनंत है रखा है, और उसका अनावरण कर लिया, मतलब उद्घाटन कर दिया। उनका सबसे बड़ा ऑफिस वहां पे होने वाला स्थान कहाँ पे, महादेवपुरा बेंगलुरु। बेंगलुरु पता है सबको, भारत की सिलिकॉन वैली के तौर पर इसे जाना जाता है। ओके, गूगल के सबसे बड़े वैश्विक परिसरों में से एक है, सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़े क्या है, यस कैंपस में से एक है, तो उसका नाम याद रखना है अनावरण, और शहर याद रखना है बेंगलुरु। याद रहे, अनंत और बेंगलुरु 2 कीवर्ड्स है यहाँ पे। कर्मचारियों की क्षमता यहाँ में 5000 से अधिक कर्मचारी यहाँ पे रह सकेंगे, काम कर सकेंगे। उसके साथ ही यह एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रथम दृष्टिकोण को दर्शाता है, और वैश्विक चुनौतियों को, इंटरनेशनल जो चुनौतियां आती है उनको हल करने की क्षमता को उजागर करता है। बेंगलुरु को भारत की टेक इंडस्ट्री का हब माना जाता है। गूगल के भारत में अन्य शहरों में भी कार्यालय, कौन से, मुंबई में है, हैदराबाद में है, और गुरुग्राम में भी गूगल के क्या है, गूगल के कैंपस है। गूगल कैंपस से भारत में गूगल की उपस्थिति और सहयोग प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। ओके, गूगल कैंपस का जो उद्घाटन हुआ है उससे भारत में किस चीज को, उपस्थिति के और सहयोग प्रयासों से भारत की क्या मिलेगा, भारत को मजबूती मिलेगी। ओके, भारत में टेक्नोलॉजी को और ज्यादा मजबूती मिलने वाली है। उत्तराखंड राज्य के किस आईएफओएस, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है ये, याद रखिए। आईएएस होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएफएस होता है इंडियन फॉरेन, FOREIGN इंडियन फॉरेन सर्विसेज होता है। और अगर IFOS आपको दिखाई देगा तो ये होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जंगल वाली सेवाएं। तो किसको, आईएफएस अधिकारी ने जंगल की आग से निपटने के लिए कौन सा एक उन्नत फॉरेस्ट ऐप, क्या होता है वो ऐप, एप्लीकेशन इजाद किया है, विकसित किया है। उत्तराखंड के कौन से आईएफएस अधिकारी है, आईएफएस मतलब फॉरेस्ट अधिकारी, तो उत्तराखंड के कौन से है, वैभव सिंह। उत्तराखंड के वैभव सिंह नाम के ये आईएफओएस है, याद रखिए आईएफओएस। अच्छा, स्पीड कम करना है। ओके, उत्तराखंड के आईएफओएस अधिकारी वैभव सिंह ने जंगल की आग से निपटने के लिए एक ऐप
तैयार किया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की अग्नि प्रबंधन प्रणालियों से ये ऐप प्रेरित है। याद रहे, उत्तराखंड के IFOS मतलब इंडियन फॉरेस्ट जंगल फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी वैभव सिंह। ओके, याद है। चलिए नेक्स्ट, आग का त्वरित पता लगाना। उद्देश्य देख रहे हैं हम लोग इस ऐप के, किस चीज के, APP ऐप। ये जो ऐप है, ऐप के उद्देश्य देख रहे हैं, आपका पता लगाना, तेज प्रतिक्रिया करना और रियल टाइम ट्रैकिंग में सुधार करना। रियल टाइम ट्रैकिंग मतलब जब जैसे चल रहा है तब वैसे ही आपको ये चीजें पता चलेगी कि आग कहाँ लगी है, कितनी लगी है, कैसे लगी है। उत्तराखंड के वन विभाग ने ऐप को अपना भी लिया है, जिसमें 7,000 वन कर्मचारी जुड़े हैं। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड राज्य ने इस ऐप को अपना भी लिया और 7,000 लोगों को लगा दिया, क्योंकि धूप काल आ रहा है, समर आने वाला है और समर में क्या है, आग लगने की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमने ये जो अभी 2-3 टॉपिक पढ़ लिए, उन 2-3 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। ABCD, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। क्या है इसका आंसर? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 10 सेकंड में आपको इसका आंसर बताना है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का उद्देश्य, जल्दी से। चलो, आपका टाइम, यस, आपका टाइम खत्म हो चुका है और इसका आंसर है बी, भाषाई विविधता और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। भाषाई विविधता, ओके, और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इसका आंसर है बी। कंप्यूटर जी कंफर्म कीजिए, यस, आंसर बी सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस कहाँ, कौन सी सिटी में स्थित किया है? 10 सेकंड आपके पास है, जल्दी से ABCD में से कोई भी एक ऑप्शन चुन लीजिए। और ऑप्शन अगर आपने चुन लिया हो तो बता भी दीजिए। क्वेश्चन नंबर, गूगल का कैंपस, और इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सही आंसर, सही आंसर, यस। और हमने पढ़ लिया है और इसका सही आंसर है बेंगलुरु। कहाँ पे? बेंगलुरु। गूगल के जो सबसे बड़े कैंपसेस है उनमें से एक बेंगलुरु में इन्होंने स्थापित कर दिया है, बेंगलुरु में। और सही आंसर कंप्यूटर जी कंफर्म करेंगे? कंफर्म। इसके बाद वाला क्वेश्चन, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा विकसित फॉरेस्ट फायर ऐप जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका समय शुरू होता है अब, आपको उद्देश्य बताना है। उत्तराखंड के फायर के ऐप का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा विकसित जो फॉरेस्ट फायर ऐप है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको उद्देश्य बताना है। 10 सेकंड का समय था आपके पास। 8, 9, 10 और वक्त आपका हो चुका है खत्म। और इसका मुख्य उद्देश्य है आग का त्वरित पता लगाना और तेज प्रतिक्रिया समय, मतलब जल्दी से जल्दी एक्शन लेना। और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, कांग्रेचुलेशंस। और कंप्यूटर जी भी कंफर्म कर चुके हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन, उत्तराखंड के गूगल के नए बेंगलुरु कैंपस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो अनंत है गूगल ने शुरू किया है, उसका उद्देश्य क्या है? 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। चलिए जल्दी से शुरू कीजिए और जवाब देने की कोशिश करें। नेक्स्ट के 10 सेकंड, 10 सेकंड, यस, आप सब लोग बड़े ही मन लगाकर पढ़ रहे हैं और 10 सेकंड आपके खत्म होने वाले हैं। 8, 9, 10, 10 सेकंड में AI प्रथम दृष्टिकोण और वैश्विक चुनौतियों का क्या करना है? समाधान करना है। ऑप्शन नंबर ए, प्रथम दृष्टिकोण और वैश्विक चुनौतियों का समाधान, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, कंप्यूटर जी ने भी कंफर्म कर दिया है। उन्नत फॉरेस्ट फायर वाला ऐप, फिर से उन्नत फॉरेस्ट फायर वाला ये जो ऐप है, किस राज्य के वन विभाग द्वारा विकसित किया गया है? समय शुरू होता है आपका अब। चलिए 10 सेकंड। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, असम है, या अधिकतम 2 राज्य इसका आंसर हो सकता है? क्या आप बताना चाहेंगे? सही, बढ़िया, आप सही जा रहे हो। जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश करें ताकि मैं आपके जवाब रिकॉर्ड कर सकूं। 10, 9, 8, आपका समय खत्म हो चुका है। और इसका सही आंसर क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड जिन्होंने दिया उन सभी का कांग्रेचुलेशंस, अभिनंदन। दुलारी कन्या योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? स्टेट के बारे में पूछा है। दुलारी कन्या योजना कौन से राज्य द्वारा शुरू की गई है? अगर आप ये चित्र देखेंगे तो आप पहचान पाएंगे, हिंट ले लीजिए। दुलारी कन्या योजना, अरुणाचल कैबिनेट ने महिलाओं को, युवाओं और विकास के लिए
प्रमुख योजनाओं की घोषणा की है। अरुणाचल कैबिनेट, इसका क्या मतलब होता है? अरुणाचल प्रदेश ने ये योजना शुरू की है। अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल परिवार पत्र प्राधिकरण विधेयक 2025, ओके, ये जो है विधेयक है, इस विधेयक के तहत कल्याणकारी योजनाओं की को सही लाभार्थियों तक पहुंचाने में इससे क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। कहाँ पहुंचाना है? ये जो योजना है, कल्याणकारी योजना है, सही लाभार्थियों तक पहुंच पाएगी। तो ये स्टेट याद रहे, अरुणाचल प्रदेश। और योजना कौन सी है? दुलारी कन्या योजना। दुलारी कन्या योजना अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक 2025 पारित हो चुका है। माल और सेवा कर विधेयक को जीएसटी कहेंगे आप, वस्तु और सेवा। चलिए, राज्य की कर नीति राष्ट्रीय कर प्रणाली के अनुरूप होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश हथकरघा और हस्तशिल्प नीति 2024 इन्होंने साथ साथ लागू कर दी है। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड ये चीजें याद रखिए। बुनकरों और कारागिरों का डिजिटल डेटाबेस बनने वाला है। चलिए, इसके बाद और एक चीज है, मिशन ओलंपिक लॉन्च किया गया। बैडमिंटन, स्केटबोर्डिंग, ताइक्वांडो, जूडो, भारोत्तोलन और वुशु खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, कोचिंग और प्रदर्शन निगरानी प्रदान की जाएगी और युवा विकास और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने को मिलेगा। यस, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। तो ये अरुणाचल प्रदेश की ये सारी नीतियां हैं और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट हमको क्या याद रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट अरुणाचल प्रदेश की दुलारी कन्या को हमें याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश को नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार, याद रखें कीवर्ड, झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध किस अधिनियम के तहत लगाया है? तो यहाँ पे कीवर्ड से अधिनियम और स्टेट कौन सा है? झारखंड। देख लेते हैं आगे बढ़ते हुए। झारखंड में गुटखा और पान मसाला की बिक्री, उत्पादन, भंडारण और वितरण पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। कितने साल का? 1 साल का। सिर्फ फिलहाल तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी प्रकार के गुटखा और पान मसाला पर, सभी प्रकार के कहा है, पान मसाला पर प्रतिबंध लागू हो गया। याद रहे स्टेट कौन सा है? झारखंड। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, कौन सा अधिनियम है? याद रहे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30(2)(a) के तहत यह अधिसूचना जारी की गई है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात, हम सारी चीजें इतनी भूल भी जाएंगे तो गुटखा पर प्रतिबंध लगाने वाला स्टेट कौन सा है? 2004, ओके, 2024-25 में झारखंड है, ये हम याद रख सकते हैं। प्रतिबंध लगाने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? मुंह का कैंसर, हर 1 लाख की आबादी पर 70 में से 40-45 कैंसर रोगी गुटखा सेवन के कारण पीड़ित हुए, ऐसा पाया गया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने तंबाकू उत्पादों के गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव, विशेष रूप से कैंसर के खतरे को कम करने पर जोर दिया है। याद रहे, प्रतिबंध लगाने का कारण क्या हो सकता है? मुंह के कैंसर के बढ़ते हुए मामले, इसको हम याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलायंस फाउंडेशन, जो कल भी हमने एक उल्लेख किया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज का आज भी फिर भी, या आज भी फिर यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो रिलायंस फाउंडेशन वर्ड याद रखिए। ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो बिजनेस करती है और रिलायंस फाउंडेशन सोशल सर्विसेज में है। ओके, सोशल सर्विसेज में। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन, संस्थापक भी है, चेयरपर्सन है, नीता अंबानी को किस राज्य के गवर्नर द्वारा सम्मानित किया गया? कौन से राज्य के गवर्नर? याद रखें, कौन से राज्य के गवर्नर द्वारा सम्मानित किया गया? ये नीता अंबानी जी है और साथ में गवर्नर शायद दिखाई दे रही है, हम देख लेते हैं। नीता अंबानी को मैसेच्यूसेट्स, नाम याद रखें, मैसेच्यूसेट्स। अब ये ना कहना सर ये भारत का है क्या राज्य? नहीं, ये भारत का नहीं, ये यूएसए का राज्य है। ओके, तो नीता अंबानी को मैसेच्यूसेट्स राज्य की गवर्नर मौरा हीली द्वारा सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? मौरा हीली द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें उनके परोपकारी मतलब फिलैंथ्रोपिक, ये समाज सेवा करती है नीता अंबानी जी, इसीलिए इनको क्या मिला? यह पुरस्कार मिला है। साथ ही में वो समाज में उनके दूरदर्शी योगदान के लिए प्रदान किया गया है। तो नीता अंबानी को यह पुरस्कार मिला है मैसेच्यूसेट्स राज्य की गवर्नर द्वारा। यह सम्मान समाज के प्रति उनके दूरदर्शी नेतृत्व और असाधारण योगदान के लिए दिया गया। वो निम्नलिखित क्षेत्रों में वो महत्वपूर्ण रहा है उनका योगदान। कौन से क्षेत्रों में? शिक्षा में, स्वास्थ्य में, खेलों में, कला संस्कृति, महिलाओं का सशक्तिकरण। ओके, इनके प्रयासों से है भारत और वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। तो याद रखें, नीता अंबानी फाउंडेशन जो है वो फाउंडेशन सोशल सर्विस करता है और उसके लिए उन्हें क्या हो गया है? ये उसके लिए उन्हें पुरस्कार मिला है। गूगल ने भारत, चलिए जल्दी से, हाँ,
रेडी क्वेश्चंस के लिए। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़े कैंपस अनंत का अनावरण कहाँ पे किया है? चलिए रिपीट हो रहा है, लेकिन ये चीजें 2-3 बार अगर रिपीट हो जाएगी ना तो आपके भेजे में घर करके रह जाएगी। जब भी एग्जाम होगा आप इसको भूल नहीं पाओगे। तो आपका टाइम 10 सेकंड का है, 10 सेकंड में जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। गूगल ने भारत में अपने सबसे बड़े कैंपस अनंत का अनावरण कहाँ किया? यस, आपका समय हो चुका है खत्म। और खत्म होने के साथ साथ चलिए कन्फर्म, ठीक है, चलिए एक बार ओके। सही सही आंसर सही है, आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। आंसर है डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में उन्होंने अनंत का उद्घाटन किया है। कंफर्म हो गया कि नहीं? आज के बाद ये गूगल का अनंत कैंपस बेंगलुरु वाला आप कभी नहीं भूलने वाले। आज चला आगे बढ़ लेते हैं। और उत्तराखंड में आईएफएस अधिकारी वैभव सिंह ने किस उद्देश्य से, कौन से उद्देश्य से, फिर से एक बार रिवीजन, कौन से उद्देश्य से फॉरेस्ट एयर ऐप किया है? चलिए एक बार 10 सेकंड के वक्त में आप इसको देख लीजिए, 10 सेकंड में। अरे रिवाइज हो रहा है, डोंट वरी, ओके। चलिए कौन सा उद्देश्य है? वनाई की कटाई रोकने के लिए है क्या? वन्यजीव संरक्षण नहीं, देखिए क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन को हमने आड़ा तिरछा कर दिया है, ऑप्शन को बदल दिया है। ऐसा ना समझे कि आपको क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यस, सबने सही सही हो गया है। क्वेश्चन दोबारा हुआ है लेकिन ऑप्शन हमने आगे पीछे कर दिए। देखिए इसका आंसर, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। देख लीजिए आंसर सी, जंगल की आग का पता लगाने और प्रतिक्रिया समय में सुधार करने के लिए। क्वेश्चन रिपीट है लेकिन ये आंसर हमने अलग तरीके से दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार ने, कौन से? झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर कितने समय के लिए प्रतिबंध लगाया? देखिए कितना सवाल है, कितने समय के लिए प्रतिबंध लगाया है? 10 सेकंड में जवाब देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर रेडी हो तो हो गया है वक्त 10 का। और इसका सही आंसर है 1 साल के लिए। 1 साल। जिन्होंने भी इसका सही जवाब दिया है उनको 1 साल तक गुटखा नहीं मिलेगा। सही आंसर है 1 साल के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर जी भी कंफर्म कर देंगे। नीता अंबानी जी कौन सी है? नीता अंबानी जी को किस अमेरिकी राज्य के, कौन सा अमेरिकी राज्य हमने पूछा है, गवर्नर द्वारा सम्मानित किया गया? नीता अंबानी जो समाज सेवक है। 10 सेकंड का वक्त है आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपका समय खत्म हुआ है यहाँ पर। और आपका समय खत्म होकर 10 सेकंड हो जो है, लेकिन सबने इसका सही आंसर दिया है। क्या है? मैसेच्यूसेट्स। नाम कितना गंदा गंदा नहीं है, लंबा है। मैसेच्यूसेट्स राज्य ने किस, कौन सा राज्य? यूएसए, याद रखिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका का राज्य है। मैसेच्यूसेट्स के गवर्नर ने इनको सम्मानित कर दिया है। चलिए इसका आंसर कंप्यूटर जी कंफर्म तो पक्का करेंगे। इसके बाद वाला, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2024 में लागू की गई नीति हमने पूछी है, कौन सी नीति है? अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा। 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस 10। सबको फिर से गुड मॉर्निंग कहते हुए जिन्होंने सही जवाब दिया है उनका स्वागत है, और जिनका सही नहीं हो पाया है उनका भी स्वागत है। क्या करें, हथकरघा और हस्तशिल्प नीति को लागू किया है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग, याद रखिए कौन सा हमने कहा है, 15वां कहा है, 16वां नहीं कहा है, 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान मिला है? कौन से राज्यों को 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान मिला है? केंद्र सरकार ने बिहार, हरियाणा और सिक्किम को 15वें वित्त आयोग के अनुसार क्या किया है? अनुदान जारी किया है। यह अनुदान ग्रामीण स्थानीय निकाय को, देखिए कौन को, ग्रामीण स्थानीय निकायों को, है ना। 73वीं और 74वीं अमेंडमेंट आपको याद आ रही होगी, ये पंचायत राज से रिलेटेड है। ये अनुदान ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने और पंचायती राज संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के लिए दिए गए हैं। जो आपके गांव में ग्राम पंचायत और पंचायत राज संस्था होती है उनको सशक्त करना है, उनको सहायता प्रदान करना है। तो याद रहे 15वां वित्त आयोग। यस, 73वीं और 74वीं घटना दुरुस्ती, उन्हें क्या कहते हैं? अमेंडमेंट। पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाकर स्थानीय प्रशासन में सुधार और क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना है। क्षेत्र विशिष्ट मतलब जिस एरिया में जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से स्वच्छता, जल आपूर्ति और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना।
ग्रामीण विकास में वित्तीय सहायता का महत्व क्या होता है देख लेते हैं। स्थानीय निकाय को वित्तीय स्थिरता मिलती है। ग्राम स्तर पर आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में क्या होता है, सुधार होता है। विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली को मजबूत करना भी यहाँ ये ना, या सबको याद होगा कि पंचायत राज व्यवस्था का उद्देश्य एकमात्र है कि विकेंद्रीकरण करना है, मतलब किसी एक इंसान के साथ हाथ सत्ता नहीं होनी चाहिए, लोगों के साथ वो विकेंद्रित होकर जानी चाहिए। इसको मजबूत करेंगे हम। विकास परियोजनाओं को समय पर लागू करना, वित्त आयोग के अनुदानों से पंचायतों को सशक्त बनाकर विकास की गति को बढ़ाना। पंचायत राज के उद्देश्य बहुत ही लंबे चौड़े बहुत सारे और वो फायदेमंद भी है, ये हम देखते आ रहे हैं। इसके बाद का क्या है पॉइंट, इस वैज्ञानिक समझौता, कौन सा वैज्ञानिक समझौता है जिसने भारत और नेपाल की कौन सी संस्थाएं शामिल है। ओके ओके, भारत और नेपाल की कौन सी संस्था इस एक क्या है, एक वैज्ञानिक समझौता है। और जिस समझौते में भारत और नेपाल ऐसे दो राज्य है, मतलब देश है, तो इसमें दोनों देशों की कौन सी संस्थाएं शामिल है, देखते हैं कौन सी वैज्ञानिक समझौता कौन सा है और भारत और नेपाल की कौन सी संस्थाएं इसमें है। चलिए देख लिया जाए कौन सी है। भारत की CSIR, कौन सी है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, और नेपाल की NAST, नेपाल अकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए भारत की CSIR बेंगलुरु में है और नेपाल की NAST, ये दो जो है दो संस्था है। भारत की CSIR आप सबको पता होगी, नेपाल की NAST, इन दोनों संस्थाओं ने समझौता किया है। तो ये जो समझौता है इसके क्या उद्देश्य है। ओके, भारत CSIR और नेपाल के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करना है। भारत के बीच कौन सा, वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी तकनीकी सहयोग को क्या करना है, मजबूत करना है। दो देशों के बीच समझौता हुआ है, नेपाल और भारत के बीच। संयुक्त अनुसंधान करना, प्रौद्योगिकी विनिमय करना और क्षमता के निर्माण को बढ़ावा देना, इस समझौते के क्या है, इस समझौते के उद्देश्य है। जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण विज्ञान, वैकल्पिक ऊर्जा और भौतिक विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग करना, यह भी इंपॉर्टेंट इनका उद्देश्य है। जैव प्रयोग के उसके साथ साथ जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वैकल्पिक ऊर्जा, दवा खोज और पर्यावरण प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान करना है। इसने ऊपर सहयोग करना है और निम्नलिखित में क्या करना है, संयुक्त अनुसंधान करना है। तो इसमें तो भारत और नेपाल के बीच वैज्ञानिक समझौता हुआ है और उसमें भारत की CSIR और नेपाल की NAST, ये दो संस्थाएं शामिल है। इतना भी ये कीवर्ड याद रखे तो काम बन जाएगा। स्कॉच पुरस्कार, SKOCH, कौन सा पुरस्कार, स्कॉच पुरस्कार, वेरी नाइस सलाम सलाम, ठीक है। तो स्कॉच पुरस्कार 2024, 2025 नहीं कहा, 24, स्कॉच पुरस्कार 2024 किसे पुरस्कार मिला है। पुरस्कार नागालैंड वन प्रबंधन योजना NFMP, नागालैंड वन प्रबंधन योजना को स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया 15 फरवरी को। 100वें स्कॉच शिखर सम्मेलन इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में। कहां पे हुआ है, स्कॉच का शिखर सम्मेलन हुआ है, कितवा, ये इंपॉर्टेंट है। जो चीज है 75वीं, 50वीं, 25वीं, 100वीं, 150वीं, 200वीं, ये जो होती है ना, ये जो चीजें, इन चीजों को एग्जाम में बहुत ज्यादा तवज्जो इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ये 100वीं, कौन सी, 100वां शिखर सम्मेलन है और नई दिल्ली में हुआ है। और इसमें नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को कौन सा पुरस्कार मिला है, स्कॉच पुरस्कार मिला है। नागालैंड सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, ओके, ये जो संस्था है, ठीक है। तो ये इस संस्था की ये योजना कौन सी, नागालैंड वन प्रबंधन योजना, और DEFCC नागालैंड सरकार की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन परिस्थिति में तंत्र में इनके लक्ष्य क्या है, वन परिस्थिति की तंत्र में सुधार लाना, संधारणीय प्रभावों के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देना, आजीविका इंपॉर्टेंट है। अवधि 17 से 27 तक, 10 वर्षों तक की यह परियोजना है। और झूम, ये याद रहिए, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। झूम क्या है, स्थलांतरित खेती का एक प्रकार है। क्या है, स्थलांतरित खेती का प्रकार, जिसे नागालैंड में झूम कहा जाता है। उन क्षेत्रों का क्या करना है, पुनर्वास करना है, याद रखिए झूम। ओके, चलिए। बीमा ASBA, याद रखे कौन सा है, बीमा ASBA कौन से संगठन द्वारा शुरू किया गया है। बीमा ASBA, बीमा असबा कौन से संगठन द्वारा शुरू किया गया, तो IRDA द्वारा शुरू किया गया है। कौन सी संस्था, IRDA। वो देखो DR, हमें रोज ना एक संस्था कर रहे, एक इसरो,
एक डीआरडीओ, मतलब परसों डीआरडीओ, उसके बाद इसरो, आज आईआरडीए, इंडियन रिसर्च। देखिए आईआरडीए क्या होता है, इंश्योरेंस, यहाँ देखिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कई बार ये जो छोटे छोटे वर्ड है, शॉर्ट फॉर्म है, उनके लॉन्ग फॉर्म भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखेंगे। तो बीमा, एएसबीए, ओके, अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित बीमा अनुप्रयोग को भारतीय, ये जो है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने मंजूर किया है, शुरू किया है। इस प्रणाली का उद्देश्य देख लीजिए, बीमा प्रीमियम भुगतान को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और उपभोक्ता अनुकूल बनाना है। जो आप बीमा का प्रीमियम भरते हो ना, उस बीमा प्रीमियम को कैसे भरना के लिए पारदर्शी, सुरक्षित और उपभोक्ता अनुकूल, मतलब उपभोक्ता मतलब कस्टमर के अनुकूल बनाना इसका उद्देश्य है। तो बीमा, एएसबीए, आईआरडीए, दो कीवर्ड्स याद रखेंगे। उद्देश्य बीमा प्रीमियम भुगतान को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना। यूपीए आधारित भुगतान प्रणाली से ग्राहकों को नियंत्रण दे देना। यूपीए आधारित भुगतान कर लीजिए, आप खुद कर लीजिए। पॉलिसी अनुमोदन से पहले राशि डेबिट होने से बचाना। ओके, 1 मार्च 2000, मतलब पॉलिसी की आपकी मंजूरी नहीं हुई है उसके पहले भी आपके एजेंट आपके पैसे लेकर जाते हैं ना, तो लेकिन ये पैसे को बचाना कि जब आपकी पॉलिसी मंजूर होगी तभी आपका पैसा कटेगा। 1 मार्च 2025 तक सभी जीवन और स्वास्थ्य बीमा कर्ताओं को बीमा एसबी की सुविधा लागू करनी होगी। मतलब वो जो है ना, आपका बीमा देने वाली कंपनियां, पॉलिसी निकालने वाली कंपनियां, इंश्योरेंस वाले, तो सारी कंपनियों को ये बीमा एएसबीए लागू करना पड़ेगा, फिर चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, सारी कंपनियों को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक डेटा एक्सेस, क्या है, व्यापक डेटा एक्सेस प्रदान करने के लिए आरबीआई ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? आजकल ऐप का जमाना है, तो ये ऐप आरबीआई ने, हमारी भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सा ऐप लागू किया है, देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई ने आरबीआई डेटा, कौन सा, आरबीआई डेटा से, आरबीआई के नाम से आधा नाम है आरबीआई का, आधा नाम है डेटा का। ओके, आरबीआई डेटा, आरबीआई आधा, डेटा आधा, तो लॉन्च किया है, जो 11,000 से अधिक, कितने, 11,000, 11,000 से अधिक माइक्रो इकोनॉमिक और वित्तीय डेटा सीरीज तक निर्बाध पहुंच पहुंचा सकता है। क्या पहुंच प्रदान कर सकता है? इसका काम क्या है, पहुंच प्रदान करना। कहां तक? माइक्रो इकोनॉमिक और वित्तीय डेटा सीरीज, यहां तक पहुंच लोगों को प्रदान करवाना है। ठीक है, तो यह ऐप शोधकर्ताओं, रिसर्चर्स, नीति निर्माताओं और आम जनता के लिए डिजाइन किया गया है, तीनों के लिए, शोधकर्ता, नीति निर्माता और आम जनता। ओके, देखिए शोधकर्ता मतलब रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड हम तुम जैसी कॉमन पब्लिक, इन तीनों के लिए क्या है, ये ऐप काम करेगा। तो ऐप का नाम आरबीआई डेटा, लॉन्च किसने किया, आरबीआई ने। ओके, ये एक बहुत बड़ी पहल है जो अर्थव्यवस्था से जुड़े डेटा को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाती है। डेटा, हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा जो डेटा है, उस डेटा को क्या करती है, बहुत पारदर्शी बनाती है। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, इस पे जाइए, इंफॉर्मेशन ले लीजिए। इससे नीति निर्माताओं, शोधकर्ता और आम नागरिकों को वास्तविक समय में, देखिए रियल टाइम, वास्तविक समय, रियल टाइम में वित्तीय डेटा तक पहुंचने और उसका विश्लेषण करने में मदद मिलेगी कि हमारे आरबीआई के पास ऐसा कौन सा डेटा है, आम नागरिक भी उसको क्या कर सकता है, देख सकता है। यह भारत में डेटा संचालित निर्णय लेने की प्रक्रिया को सशक्त बनाएगा और अर्थव्यवस्था की गहरी समझ को बढ़ावा देगा। चलो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप ये सेशन लाइक कर रहे हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, डेटा आप तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें प्रोत्साहन देंगे तो डेटा आपके तक रोज हम पहुंचाते रहेंगे, रोज सुबह 6 बजे इतनी एनर्जी के साथ। तो चलिए, क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, 10 सेकंड में आपको इसका जवाब देना है। देख रहे हैं जी, कहिए सलमा जी कमेंट देख रहे हैं, डोंट वरी, कोई बात नहीं। ओके, देखेंगे, मैं आपके क्वेश्चन के दौरान आपके कमेंट्स को देखता जाऊंगा। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किए गए आरबीआई डेटा ऐप का उद्देश्य हमें बताइए। चलिए, 10 की जगह हम आपको 15 सेकंड दे देते, 15 सेकंड में आपको देखना है। चलिए, सबके कमेंट देख रहा हूं, सलमा जी देख लिया। ओके, कमेंट देखना जरूरी है और देख भी रहे हैं। ओके, चलिए, ओके, वेरी गुड। और आपका समय, 15 सेकंड का समय खत्म होने वाला है। चलिए, समय समय हमेशा कम होता है। चलिए, उद्देश्य सबने बता दिया उद्देश्य, तो ओके, 13, 14, 15 और सबने शायद इसका सही जवाब दिया है कि आरबीआई का जो कौन सा ऐप है, आरबीआई डेटा। नाम भी कितना सिंपल है, आरबीआई ने बहुत इजी काम किया। आरबीआई डेटा नाम का ऐप है और इसका उद्देश्य वित्तीय डेटा को पारदर्शी बनाना। क्या बनाना?
वित्तीय जो डेटा है उसको पारदर्शी बनाना है, ये उद्देश्य से उसको लॉन्च किया गया है आरबीआई डेटा ऐप को। दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर जी आंसर तो कंफर्म करते ही है, नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को कौन सा पुरस्कार मिला है? चलिए बताइए 15 सेकंड में। नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को जो पुरस्कार मिला है वो कौन सा है? 15 सेकंड में से 5 सेकंड चले गए, 10 सेकंड भी चले गए, 11, 12, 13, 14, 15 और आग का समय होता है खत्म। नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को पुरस्कार कौन सा मिला है? सही सोचा है आपने, स्कॉच पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान देने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान देना, 15 सेकंड जल्दी से, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जो भी कहे आप। नहीं, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। चलिए 13, 14, 15। ओके, तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में पड़े। क्वेश्चन को क्या है, पंचायत, क्वेश्चन को थोड़ा इसमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। पंचायत राज जो संस्था है ना, पंचायत राज संस्था का उद्देश्य क्या है? पंचायत राज संस्थाओं का उद्देश्य क्या है? देखिए इसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है कि पंचायत राज संस्थाओं का उद्देश्य क्या हो सकता है? विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली को मजबूत करना हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे जो वर्ड लिखा है अनुदान, इसका इंपॉर्टेंस सबने जानना है। पंचायत राज संस्थाओं का उद्देश्य हो सकता है कि विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली हो, लेकिन पंचायत राज संस्थाओं को अनुदान देने का उद्देश्य, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए, फिर आपके ध्यान में आ जाएगा कि इसका आंसर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय स्थिरता बढ़ाना इसका आंसर होना चाहिए। सब लोग नींद में अगर है तो अपनी अपनी आंखें खोल लीजिए और आंखें बड़ी करके अनुदान शब्द को देख लेंगे। चलिए वेरी गुड, इसके बाद चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। बिहार, हरियाणा और सिक्किम को वित्तीय सहायता किस आयोग के तहत दी गई है? इसके लिए मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड देने वाला हूं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। ये वाला क्वेश्चन, कौन सा आयोग, कौन से नंबर के आयोग द्वारा वित्तीय सहायता मिली है? 8, 9, 10, सबने सही आंसर दिया है इसका, सबने इसका सही आंसर दिया है और इसका सही आंसर है 15वां वित्त आयोग। कौन सा? 15वां, 15th फाइनेंस कमीशन ने इनको क्या दी है? इनको सहायता दी है, वित्तीय सहायता। आरबीआई डाटा ऐप किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? इसके लिए तो मैं आपको सिर्फ 5 ही सेकंड देने वाला हूं। आरबीआई डाटा ऐप किसने लॉन्च किया है? 1, 2, 3, 4, 5। यस, कितने? 5 सेकंड में इसका आंसर हो जाना चाहिए था और सबने इसका लगभग सही आंसर दिया है। आरबीआई ऐप किस संगठन द्वारा? यस, आरबीआई ऐप भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है। डोंट वरी, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एलआईसी ने अपने, देखो एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी ने अपने बिक्री दल के लिए, अपने कौन से बिक्री दल के लिए, सेल्स टीम के लिए कौन सी डिजिटल सेवा शुरू की है? एलआईसी ने बिक्री दल की सेल्स टीम के लिए कौन सी डिजिटल सेवा शुरू की है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम, एलआईसी ने वन मैन ऑफिस, ओएमओ, आपको ये तो पता होगा, ओयो, ओके सॉरी ओयो नहीं, हाँ ओयो नहीं, वो तो योनो होना चाहिए, ठीक है। एसबीआई का YONO आपको पता होगा, एसबीआई का है। अब एलआईसी ने OMO, एसबीआई का योनो था, एलआईसी का OMO मतलब वन मैन ऑफिस सेवा शुरू की है, जिसका उद्देश्य एलआईसी एजेंटों और बिक्री दल के सदस्यों को एक व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना है। तो एलआईसी के जो एजेंट होंगे उनके वन मैन ऑफिस, उनके लिए ये योजना शुरू हुई है। वन मैन ऑफिस आप समझ सकते हैं कि इस ऑफिस में कितने लोग होंगे, जैसे वन मैन आर्मी होती है वैसे वन मैन ऑफिस। एलआईसी एजेंट और बिक्री दल के सदस्यों को डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना, ओके। बीमा सेवाओं को अधिक कुशल और निर्बाध बनाना, ग्राहकों के लिए पॉलिसी खरीद, नवीनीकरण और सेवाओं की सुविधा बढ़ाना, तो ये सारी चीजें इन्होंने की है। याद रहे, एलआईसी के एजेंट और बिक्री दल के सदस्यों के लिए ये OMO है, वन मैन ऑफिस। यस, वन मैन ऑफिस। एशिया कप नहीं है, एशियन कप 2025, एशियन कप 2025
टेबल टेनिस टूर्नामेंट कहाँ, कौन सी सिटी में या फिर कौन से देश में आयोजित किया जाएगा? एशियन कप 2025 टेबल टेनिस, टेटे याद रखे, टेबल टेनिस टूर्नामेंट। इसका सही जवाब है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। सीधा सीधा कहे कि चाइना में इसका आयोजन होने वाला है। और साथ ही कौन सा गांव है? शेंजन, चाइना के शेंजन में ये टेबल टेनिस का टूर्नामेंट 2025 आयोजित किया जाने वाला है। ओके, श्रेणी पुरुष और महिला एकल वर्ग, इसमें मैचेस होगी पुरुष की और महिला एकल वर्ग की। देखिए, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन और एशियन टेबल टेनिस फेडरेशन द्वारा ये आयोजित होगा। मतलब इंटरनेशनल वाला और एशियन वाला दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया है। याद रखें, ITTF और ATTU, इंटरनेशनल और क्या है, एशियन, इन दोनों ने इसको आयोजित किया है। एशिया के शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी ऑब्वियस है इसमें क्या करेंगे, भाग लेंगे। तो टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2025 का चाइना के शेंजन में, कहां पे? शेंजन, नाम भी इनके ऐसे खतरनाक खतरनाक होता है, शेंजन। ओके, ओपेक ये एक बहुत बड़ी संस्था है, OPEC, ओपेक। तो ओपेक में हाल ही में शामिल होने वाला नवीनतम देश पूछ रहे हैं हम लोग। ओपेक जो संस्था है, जो है ना, वो क्रूड ऑयल निर्माता जो देश है, उन देशों की संस्था है। तो उनमें हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो याद रहे, इसमें ब्राजील। कौन सा नया देश है? ब्राजील देश इसमें शामिल हुआ है। 18 फरवरी 2025 की राष्ट्रीय ऊर्जा परिषद ने चार्टर ऑफ कोऑपरेशन में शामिल होने की मंजूरी दे दी है, जिससे ब्राजील को ओपेक प्लस, क्या है, ओपेक प्लस की तेल उत्पादन और मूल्य निर्धारण रणनीतियों पर चर्चा करने का अधिकार मिला। तो ये जो है ब्राजील को कौन सा अधिकार मिला है? जो ओपेक के साथ साथ ओपेक प्लस जो कंट्रीज है, दो संगठनाएं हैं, एक है OPEC और दूसरी OPEC प्लस। तो ये जो संगठन है दूसरी, ओपेक प्लस, तो ओपेक प्लस में तेल उत्पादन और मूल्य निर्धारण की जो नीतियां बनेगी उस पर चर्चा करने का अधिकार किसको मिला है? ब्राजील। किसको? ब्राजील। सबसे बेस्ट। SBI, अब वो RBI हो गई थी, अब SBI कार्ड्स ने 1 अप्रैल 2025 से किसे नया MD और CEO, क्या नया MD और CEO? RBI की बात हम कर चुके हैं, अब SBI की बात कर लेते। तो SBI ने किसे MD और CEO 1 अप्रैल 2025 से, ऐसी जो ना जिनकी अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्तियां होती है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है, मैं तो कहता हूँ विश्व का सबसे बड़ा बैंक है ब्रांचेस के हिसाब से। तो SBI ने किसे नया MD और CEO नियुक्त किया है 1 अप्रैल 25 से? तो SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, देखिए कौन है? SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, ये जो कंपनी है, इसने किसको? सलील पांडे, किसको? सलील पांडे को 1 अप्रैल 25 से अपना MD और CEO नियुक्त किया है। वो किसकी जगह लेंगे? अभिजीत चक्रवर्ती। देखिए, जगह लेंगी है मतलब ये कौन है? मिसेज है, महिला है, याद रखे, पुरुष नहीं है, महिला है। कौन? सलीला पांडे। सलील पुरुष का नाम, सलीला महिला का नाम, सलीला पांडे अभिजीत चक्रवर्ती जी की जगह लेने वाले हैं। भारत एक और मलेशिया दूसरा, ये जो दो देश है भारत और मलेशिया, यस यस, बढ़िया। तो भारत और मलेशिया ने किस लड़ाकू विमान, फाइटर प्लेन्स के रखरखाव और परिचालन विशेषज्ञता पर सहयोग मजबूत किया? तो भारत और मलेशिया दो देशों का नाम याद रखना है। लड़ाकू विमानों के रखरखाव, मेंटेनेंस और परिचालन मतलब चलाना, इसकी विशेषता पर क्या किया है? सहयोग मजबूत किया है, मतलब ऑपरेशनल एक्सपर्टीज। ठीक है, चलिए, देश दो कौन से देश है? भारत और मलेशिया। किससे रिलेटेड है? लड़ाकू विमान, फाइटर प्लेन्स, ओके, इससे रिलेटेड है, फाइटर जेट। आगे बढ़ते हैं। भारत और मलेशिया ने रूसी मूल के सुखोई, कौन से? सुखोई 30, ये जो लड़ाकू जेट है, इनके रखरखाव और परिचालन दक्षता में सहयोग बढ़ाने के लिए सहयोग किया है। तो कीवर्ड्स कौन से याद रखने हैं आपको? देश है भारत और मलेशिया, विमान कौन सा है? सुखोई 30, और किस देश की मूल के है वो? ये कौन बनाता है सुखोई 30? रशिया बनाता है, रूस मतलब रशिया बनाता है। तो इनका जो रखरखाव है, मेंटेनेंस है और उनका परिचालन करना है, इसके लिए भारत और मलेशिया ने क्या किया है? समझौता किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को मलेशिया के रक्षा आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साइबर सुरक्षा में सहयोग करना,
कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के क्षेत्र में साझेदारी करना, ये रक्षा सहयोग के नए क्षेत्र है। आजकल रक्षा में जो सहयोग किया जा रहा है, लोग देश मिलकर कौन से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ये साइबर सुरक्षा है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में साझेदारी। आजकल ना सीधी लड़ाई हथियारों से होती कम है, साइबर लड़ाई आजकल ज्यादा चलती है। कंप्यूटर से एक किसी देश को बर्बाद करना है तो उस देश के सारे कंप्यूटरों पर, संस्थाओं पर साइबर हमला कर दो, उनको हैक कर लो और उनके सारे काम ठप कर दो। ओके, तो ये साइबर सुरक्षा में सहयोग करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इसमें सुरक्षितता लाना, साझेदारी करना, इस पे आजकल देश काम कर रहे हैं। तो भारत और मलेशिया, इनका जो सहयोग हुआ है उसमें कौन सी कंपनी काम कर रही है? HAL। ओके, याद रहे। भारत और अर्जेंटीना, अब भारत और अर्जेंटीना की बात करते हैं। किस महत्वपूर्ण खनिज के अन्वेषण के लिए समझौता पर क्या की है? हस्ताक्षर किए है। ओके ना, MOU। ये क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो समझौता होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इस पे साइंस किसने किया है? भारत और अर्जेंटीना ने। लेकिन कौन से खनिज के लिए, वो कौन सा खनिज है? MOU साइन किया है भारत और अर्जेंटीना ने, लेकिन वो खनिज कौन सा है? तो भारत ने लिथियम, किसके लिए? लिथियम के लिए। वो लिथियम के लिए, लिथियम के अन्वेषण के लिए, उसको खोजने के लिए हस्ताक्षर किए है एक MOU पे। लिथियम इलेक्ट्रिक वाहन है ना, इलेक्ट्रिक वाहनों की जो आजकल बैटरियां है और नवीनीकरणीय जो ऊर्जा है उसके भंडारण का एक प्रमुख घटक है। क्या है लिथियम? क्यों इंपॉर्टेंट है? कि आजकल जो इलेक्ट्रिक वाहन आ रहे हैं, उन इलेक्ट्रिक वाहनों की जो बैटरियां बनती है, वो बैटरियों के लिए लिथियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही नवीनीकरणीय जो ऊर्जा होती है, रीन्यूएबल अपनी जो एनर्जी होती है, उसका स्टोरेज करने के लिए लिथियम की क्या है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो खनन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री, याद रखिए, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री किशन रेड्डी और अर्जेंटीना के कैटामार्का के गवर्नर महामहिम राउल एलेजेंड्रो जलील के एलेजेंड्रो जलील की उपस्थिति में यह बैठक हुई है। तो हमको कम से कम इसमें क्या पता चलेगा कि भारत के कोयला और खान मंत्री कौन है? किशन जी रेड्डी है, कीवर्ड है, याद रखे। ओके, बैठक का उद्देश्य खनिज संसाधन विकास, निवेश अवसरों और लिथियम अन्वेषण को बढ़ावा देना था। उद्देश्य खनिज संसाधन का विकास करना और निवेश के अवसरों और लिथियम के अन्वेषण को बढ़ावा देना, यह बैठक का उद्देश्य है। तो लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम, ये जो चीजें आपकी लाइफ से रिलेटेड होती है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ये हम चर्चा कर चुके हैं। अर्जेंटीना याद रखना है, भारत अपने आप याद रह जाएगा। और कौन सा धातु, कौन सा खनिज है? लिथियम। कहाँ काम में आता है? बैटरी में, याद रहे। वन मैन ऑफिस, चलिए सेवा हम जो पढ़ते हैं उसका रिवीजन किए बिना छोड़ते नहीं, आज के आज याद कर लेते हैं। वन मैन ऑफिस सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड। वन मैन ऑफिस सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। चलिए, बहुत मजा आ रहा है। ओके, चलिए, आपके कमेंट भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, क्या बात है। वन मैन ऑफिस RBI में नहीं है, SBI ने भी है क्या? SBI में है क्या? वेरी नाइस। वन मैन ऑफिस, आपका समय होता है खत्म और इसका सही जवाब हम देना चाहेंगे LIC ने वन मैन ऑफिस सेवा शुरू की गई है। सबको कांग्रेचुलेशंस। आगे बढ़ते हैं। ITTF इंटरनेशनल और ATTU एशियन, तो इन्होंने एशियन कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? कौन सा संस्करण, सॉरी, कौन सा संस्करण पूछा है हमने, कहाँ होगा ये नहीं पूछा है। कहाँ होगा तो आप चाइना बता देते थे, शेंजन बता देते थे। हम पूछ रहे कि कौन सा संस्करण, 30वां है, 32वां है, 34वां है, 36वां है? चलिए याद करके देखिए, कौन सा संस्करण है? 30वां? नहीं नहीं, कीवर्ड्स आपको याद रखने के लिए कहा था। यस, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने पकड़ लिया है। आपके कन्वेंशन, आपके मैसेज तो हम पढ़ रहे हैं। 30वां राउंड फिगर, सबने 30वां लिखा है, पक्का याद रहे। 34वां संस्करण है। समय आपका खत्म हो चुका है, इसका आंसर है 34वां संस्करण। ओके, चलिए 34वां, 34th ध्यान का होता है आपका। ब्राजील की राष्ट्रीय ऊर्जा परिषद ने किस संगठन में शामिल होने को मंजूरी दी है? 10 सेकंड का समय मिलेगा आपको, सिर्फ 10 सेकंड में आपको बताना है। ब्राजील की राष्ट्रीय ऊर्जा परिषद ने कौन से संगठन में शामिल होने को मंजूरी दी है? कौन सा संगठन है? यस, 8, 9, 10, वक्त खत्म हो चुका है। ओपेक प्लस, याद रखिए, ओपेक प्लस। कहां पे? ओपेक प्लस में शामिल होने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मलेशिया में रक्षा सहयोग के तहत
एचएल को किन क्षेत्रों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया? मलेशिया का रक्षा सहयोग याद कीजिए और किन क्षेत्रों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 10 सेकंड में आपको बनाना है, आंसर बताना है। 10 सेकंड है आपके पास सिर्फ। साइबर सुरक्षा है, हेलीकॉप्टर निर्माण है, परमाणु हथियार संशोधन है, या फिर इनमें से कोई नहीं आंसर हो सकता है क्या? आंसर यस, सब लोग बढ़िया टैलेंटेड लोग हैं। 6 7 8 9 10, यस कमेंट्स, बिल्कुल कमेंट्स में आप सही लोग आंसर दे रहे हैं और सही आंसर है साइबर सुरक्षा, एआई। साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में भाग लेने के लिए मलेशिया को क्या किया गया? क्या किया गया? प्रोत्साहित किया गया। नेक्स्ट, लिथियम। अभी अर्जेंटीना के साथ हमने एमओयू किया है, तो लिथियम की प्रमुख उद्योग, किस प्रमुख उद्योगों के लिए आवश्यक है लिथियम? चलिए जल्दी से बताइए 10 सेकंड में। लिथियम किस प्रमुख उद्योग क्षेत्र के लिए आवश्यक है? लिथियम बताएंगे जल्दी से। जैव प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी, खाद्य प्रसंस्करण, या इनमें से कोई नहीं? लिथियम, वेरी नाइस। 10 सेकंड में से 8 9 10, 10:15 10:30 नहीं होंगे, ओके 8 9 10, यस वेरी गुड। तो 10 सेकंड में आपने इसका सही ऑप्शन दे दिया। इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, याद रखें अगले 10-15 सालों में सारी दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, तो इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। लिथियम बैटरी, नवीनीकरणीय ऊर्जा। 2025 में फोर्ब्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, 2025 में फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर महिला पूछा है हमने। सबसे अमीर महिला 2025 की फोर्ब्स की सूची में एक दिन आपका भी नाम यहां होना चाहिए। चलिए, एलिस वॉल्टन। एलिस वॉल्टन की कुल संपत्ति 112.5 बिलियन डॉलर्स है, जिससे वह दुनिया में सबसे अमीर महिला बनी है। नाम याद रहे, एलिस वॉल्टन। क्या है? एलिस वॉल्टन। और उनका जो सारा धन है वॉलमार्ट कंपनी से आता है। एलिस वॉल्टन का सारा धन कहां से आता है? वॉलमार्ट नाम की बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, उससे आता है। एलिस वॉल्टन दुनिया की सबसे अमीर महिला। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो सारी आपके पास लिस्ट है, ओके। तो नाम एलिस वॉल्टन है, फ्रांकस बेटनकॉर्ट मेयर्स और उनका परिवार, उसके बाद जूलिया कोच और परिवार, जैकलिन मार्स, राफेला, एबिगेल और सावित्री जिंदाल, जो भारत के देश के 7वें पायदान पर है। कौन से पायदान पर? 7वें। तो महिलाएं दुनिया में अमीर हो सकती है, उनकी अगर हम लिस्ट, होमवर्क सीरीज चालू कर दी, बिल्कुल होमवर्क करेंगे। यस, अनिल कुमार यादव जी ने कहा है सावित्री जिंदाल भारत की 7वें नंबर पे, और पहला नंबर हम याद रखेंगे एलिस वॉल्टन, ओके। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। यस यस, वेरी नाइस, ओके। चलो, उत्तर प्रदेश के किस जिले को बिस्किट का शहर के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में से अगर आप में से कोई है तो जल्दी से बता दीजिए, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को, डिस्ट्रिक्ट को बिस्किट शहर के रूप में जाना जाता है? यस, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी इन सबको पता ही होगा। एक्सलेंट। आगरा। आगरा अपने बिस्किट निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसे बिस्किट शहर के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा मोदी नगर, अलीगढ़ भी बिस्किट उत्पादन के लिए केंद्र है। तो आगरा हम जानते ही है, प्यार की निशानी ताजमहल के लिए जाना जाता है। आज अगर आपको पहले से पता है तो कोई बात नहीं, आज से अगर पता चला है तो बिस्किट के शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो जब भी आगरा जाएंगे बिस्किट खाए बगैर वापस नहीं आएंगे। ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025, ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? कौन है वो इंसान जिन्होंने, ये इमेज बताकर आप देख सकते हो किसने उसका उद्घाटन किया है। तो ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन, ओके, जो मंत्री है, कौन से मंत्री? शांतनु ठाकुर, ओके, शांतनु ठाकुर जी ने इसका उद्घाटन किया है। कौन से मंत्री है वो? बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री। याद रखें, मंत्री है ना, या मंत्रियों में अब अलग अलग प्रकार होते हैं, कैबिनेट मंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। अगर आप लोग पॉलिटी पढ़ते हो तो उसमें आपको दिखाई देगा मंत्रियों के अलग अलग प्रकार है, उनमें से ये राज्य मंत्री है शांतनु ठाकुर जी, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर है शांतनु जी ठाकुर। उद्घाटन समारोह कहां पे हुआ? मुंबई में। विशिष्ट अतिथि आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगुएज। कौन है? आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगुएज। आईओ इंडिया इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। आईएमओ क्या है? इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। उद्देश्य समुद्री उद्योग में हरित परिवर्तन को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? यस यस यस, तो समुद्री उद्योग में हरित
हाँ, समुद्री उद्योग में हरित परिवर्तन को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? जो हर राज्य की भाषाओं का क्या होता है, साहित्य सम्मेलन होता है, उसमें से मराठी साहित्य सम्मेलन 98वीं जो है उसका उद्घाटन कौन करेंगे? ये मराठी का है तो सर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? लेकिन नहीं, जो उद्घाटन करने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 फरवरी को विज्ञान भवन नई दिल्ली, देखिए विज्ञान भवन नई दिल्ली में क्या करेंगे? 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, यस। आगे बढ़ते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? कब, किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, ये अलग बात है, लेकिन हमको ये तो पता चल गया कि हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सीईए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंता नागेश्वरन। तो अनंता नागेश्वरन जी को मार्च 2027 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। हमारे वित्त मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इस विस्तार को मंजूरी दी है। याद रहे 2027 तक कार्यकाल बढ़ा मार्च के अनंता नागेश्वरन जी। आर्थिक नीतियों में इनका बहुत सारा योगदान है। ये तो सारी चीजें पीडीएफ के स्वरूप में आपके पास आ जाएगी, डोंट वरी। एनटीपीसी लिमिटेड को जल लचीलापन, उसको वाटर रिसिलियंस, याद रखे वाटर रिसिलियंस कैटेगरी श्रेणी में कौन सा पुरस्कार मिला है? किसको? एनटीपीसी लिमिटेड जो है इस कंपनी को क्या वाटर रेसिलियंस कैटेगरी में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो एनटीपीसी लिमिटेड को कौन सा पुरस्कार मिला है? देखिए, फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025। कौन सा अवार्ड है? फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 रेसिलियंस कैटेगरी में मिला है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025। ओके, यह पुरस्कार एनटीपीसी की जल संरक्षण, सतत जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता को मान्यता देता है। ओके, ये ऐसा काम करती है, इसीलिए तो इनको पुरस्कार मिलता है। ठीक है, यह मान्यता एनटीपीसी की स्थायी जल प्रबंधन, संरक्षण पहल और पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य के साथ एनटीपीसी भारत के हरित ऊर्जा भविष्य की दिशा में अग्रसर है। क्या करेगी 2032 तक? ऐसे सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं। 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य इसका। ओके, यह उपलब्धि एनटीपीसी को भारत में टिकाऊ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी बनाती है। ओके, यस यस, वेरी गुड एनटीपीसी। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन से 2-4 कर लेते हैं और फिर अलविदा करने का वक्त हो जाएगा। आगरा किस उद्योग के लिए प्रतिबद्ध है? सिर्फ 5 सेकंड आपको मिलेंगे। आगरा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? 5 सेकंड में आपको इसका जवाब देना है, फिर घर जा सकते हैं। आगरा, यस, 5 सेकंड में आपने जवाब दे दिया। आगरा किस, ताजमहल के साथ साथ किसके लिए? बिस्किट निर्माण उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। सब ये बिस्किट, अब ये क्लास जैसे ही खत्म हो जाएगी सर क्लास, हम चाय के साथ बिस्किट खाएंगे, आगरा को याद करेंगे। अगला सवाल, ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहां किया गया? ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहां किया गया? 10 सेकंड में इसका आपको आंसर देना है। ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहां किया गया? 8, 9, 10। सही है, सबने सही आंसर दिया। मुंबई में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, वी अनंता नागेश्वरन को कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया? वी अनंता नागेश्वरन क्या है? हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, तो इनका कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? 10 ही सेकंड मिलेंगे भैया जी। वी अनंता नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? सही जवाब, सबने सही जवाब दिया है ए, मार्च 2025 तक इसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो मार्च हर जगह, लेकिन 26, 27, 28 हो सकता है क्या? ठीक है ओए गलती, सॉरी, 25 नहीं है इसका आंसर। ओके आपको कंफ्यूज करने के लिए पहला है कि नहीं, आपने ध्यान दिया होगा 2025 तक नहीं है। कहां तक है? मार्च
मार्च 2027 तक इनका कार्यकाल बढ़ाया है। ओके, ये कंफ्यूजन हो सकता है कलर की वजह से, उस पे ध्यान नहीं देना है, हमको अपने नॉलेज पे ध्यान देना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन 2027, इसको याद रखे 2027। अगला सवाल, एनटीपीसी का अक्षय ऊर्जा लक्ष्य 2032 तक कितना है? एनटीपीसी का 10 सेकंड में आपको इसका जवाब देना है। एनटीपीसी का अक्षय ऊर्जा लक्ष्य 2032 तक कितना है? चलिए एकदम बिस्कुट खा के, आगरे का बिस्कुट खा के, चाय पी के आपको इसका जवाब देना है। 8, 9, 10। यस, 60 गीगावाट एनर्जी के साथ आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। तो एनटीपीसी ने कितना 60 गीगावाट एनर्जी अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। और इसी के साथ हमारे 60 मिनटों का ये करंट अफेयर्स का लेक्चर भी यहाँ पर रुक जाता है। तो चलिए आप हम सब लोग मिलकर चाय में डुबोकर आगरे का बिस्किट खाएंगे, और कल फिर मिलते हैं, कल या फिर अगले लेक्चर में इसी तरह से जानदार, शानदार और एनर्जेटिक लेक्चर के लिए। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम। और हाँ,